हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो सिस्टम थे उन तीनों के बारे में हमने सीखा था। एक तो परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू जो सिस्टम थे, ज़मीन के लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो थे उसके बारे में हमने सीखा था, जिसमें हमने बेसिकली 3 सिस्टम बताए थे आपको। एक तो स्थायी बंदोबस्त, महलवारी और रैयतवाड़ी, तीनों के बारे में आपने सीखा होगा और आपको मज़ा भी आया होगा, समझे भी होंगे। आज हम आपका टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, क्रॉप्स फॉर यूरोप। जैसा कि हमने प्रीवियस में डिस्कस किया कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स यहाँ अपने पांव जमाते चले गए और पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था, और किस तरह से गांव में रेवेन्यू सिस्टम वो जनरेट कर रहे थे। उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की, हर गवर्नर जनरल जो आया उसने अपने हिसाब से चीज़ें लागू की। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को फील क्या हुआ, ग्रेजुअली वो उन्होंने फील किया कि जो कंट्री साइड है, यानी ग्रामीण जो आंतरिक इलाके जो हैं, वहां से हमें सिर्फ रेवेन्यू जनरेट नहीं करना है। अभी तक तो हमने ये सीखा था कि रेवेन्यू जनरेशन के तरह तरह के वो उपाय अपनाते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम इस लैंड और इन रिसोर्सेज का यूज यूरोप के लिए क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के हिसाब से यूज करें। समझ में आई आपको मेरी बात? अभी तक हमने सिर्फ रेवेन्यू वाला सिस्टम देखा, रेवेन्यू इंक्रीज करने के चक्कर में थे शुरू में। वैसे तो आप यदि पूरी वीडियो समझ रहे होंगे तो किस तरह से सिर्फ वो व्यापारी थे, उनका सिर्फ लक्ष्य व्यापार तक था। फिर धीरे धीरे उनकी एम्बिशंस कैसे इंक्रीज हुई, ज़्यादा टेरिटरी उनके कब्जे में आई तो ज़्यादा उन्होंने फिर मालिकाना हक भी जताना शुरू कर दिया। फिर रेवेन्यू जनरेशन यानी टैक्स भी लेने लग गए, जहां वो टैक्स देते थे वहां टैक्स लेने लग गए। फिर उनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ी और उन्होंने सोचा कि क्यों न हम जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसके ज़रूरत के हिसाब से हम वहाँ क्रॉप्स को उगाएं। तो इसी हिसाब से उन्होंने यूरोपियन सोसाइटी या यूरोपियन कल्चर या यूरोपियन जो मशीनरी या आप ये बोले वहाँ की फैक्ट्रियों को जो चीज़ जरूरत थी वो उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। मतलब टोटली वो जो यूरोप को रिक्वायर्ड चीज़ थी उन पर ध्यान देने लगे थे। उन्होंने अपना फोकस किया 2 क्रॉप्स पर। पहला था ओपियम और दूसरा था इंडिगो। ओपियम और इंडिगो, ओपियम और इंडिगो। ओपियम का इस्तेमाल वो क्या करते थे, जैसे वो ओपियम उगाते थे उसका वो डबल फायदा लेते थे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। इंडिया से वो ओपियम उगाते थे और यहां से ओपियम को वो एक्सपोर्ट करते थे चाइना में। चाइना का ये आप जब बाद में पढ़ेंगे तो यहाँ कंटस करके एक पोर्ट है, वो उसके लिए फेमस था। ओपियम यहाँ ले जाते थे, यहाँ के लोगों को आदत बनाते थे ओपियम की, और यहाँ से फिर अपने हिसाब से क्या करते थे, वो व्यापार करते थे। फिलहाल हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस ओपियम का जिक्र आया इसलिए मैंने आपको बताया। इंडिगो की तो पूरी हिस्ट्री है, इंडिगो तो हम पूरा पढ़ेंगे इसमें। इंडिगो के क्या क्या अलग अलग जो एस्पेक्ट थे वो सब कुछ पढ़ेंगे, तो इंडिगो को तो अलग से हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ओपियम को मैंने आपको इसमें बता दिया। इनके अलावा जो अंग्रेज थे वो कमर्शियल जो क्रॉप थी उन पर ज्यादा फोकस करते थे। कमर्शियल क्रॉप कौन कौन सी थी, हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। बंगाल में पूरा वो फोकस करते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या उगाएं, जूट। कमर्शियल क्रॉप थी, ज्यादा इजाफा होता था, डबल फायदा हो जा रहा था, रेवेन्यू भी जनरेशन हो रहा था
और व्यापार भी हो रहा था। दूसरा, टी इन आसाम, ये तो बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते होंगे कि आसाम की चाय बहुत ही फेमस है। इसके अलावा शुगर केन, शुगर केन उगाते थे वो यूनाइटेड प्रोविंस में, आज का जो उत्तर प्रदेश है उस आसपास के रीजन में वो क्या उगाते थे, ये शुगर केन उगाते थे। राइस, मद्रास में फोकस करते थे वो, कि मद्रास में राइस उगाते थे। इसके अलावा वीट, गेहूं, क्योंकि खाने के लिए गेहूं चावल भी तो चाहिए, सिर्फ कमर्शियल क्रॉप से कैसे काम चलेगा। लेकिन उन्होंने ये जो अनाज था इसको लिमिटेड कर दिया था, ज़्यादा फोकस करते थे वो कमर्शियल क्रॉप, ओपीएम, इंडिगो। वीट पंजाब में उगाते थे वो। इसके अलावा कॉटन, कॉटन पे तो पूरा उनका शुरू से वही था फोकस, महाराष्ट्र। अब मैं यहाँ एक आपको जनरलाइज सिस्टम बताऊंगा कि किस तरह से किसान इनके चक्कर में फंसते थे। तो वो चीज़ें कॉटन पे भी लागू होंगी, आपके जूट पे भी लागू होंगी, इन सब पे वो चीज़ें लागू होंगी। इसी क्रम में यदि हम देखें तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वेरियस मेथड जो थे या वैरायटी ऑफ मेथड जो थे वो यूज किए थे। वैरायटी ऑफ मेथड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। क्या क्या होंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आया वहाँ, तो जो टेक्निकल चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी का जल्दी इस्तेमाल करेंगे, जैसे लोहे के अच्छे उपकरण वो इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा टेक्निक जो है, न्यू टेक्निक्स वो ईजाद करेंगे या वो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उससे प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगा। तो उन्होंने ये नए मेथड जो हैं वो काफ़ी इस्तेमाल किए थे। अभी हमारा पूरा आज का फोकस रहेगा इंडिगो पर। किस पर? इंडिगो पर। नील क्या है, कैसे होता है, सब चीज़ें आपकी आज क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले आप इंडिगो पर आओ। इंडिगो मतलब नील। इंडिगो की जो खेती होती थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। जो कलर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए हैं। हम इसको एक ब्रीफ में डिस्कस करें तो हमारे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, वहाँ एक चित्रकारी की जाती थी जिसका फेमस चित्रकारी है वो कलमकारी। याद रखिएगा इसको, कलमकारी कहाँ से रिलेटेड है? इंडिया के आंध्र प्रदेश से। एक तो ये हो गया। एक दूसरा है वेस्टर्न कल्चर का। वेस्टर्न कल्चर का है मोरिस प्रिंट। ये होता क्या है, इसमें कपड़ा होता है ना, बेसिक जो कपड़ा, उस पे चित्रकारी की जाती है रंगों की सहायता से, अलग अलग प्रकार की आकृतियां जो देखने में बहुत ही आकर्षक होती हैं। इससे ये जो कलमकारी थी ये बहुत उत्तम क्वालिटी की थी, अच्छी क्वालिटी की थी, गुड क्वालिटी की थी और देखने में भी बहुत आकर्षक लगती थी। इस कलमकारी को आंध्र प्रदेश के वीवर्स जो जुलाहे थे वो करते थे, उनके द्वारा बनाई जाती थी। और ये इजाद की गई थी विलियम मॉरिस। नाम याद रखिएगा, विलियम मॉरिस तो इसमें है ही। विलियम मॉरिस ने इसको डिजाइन किया था। कब की बात है? ये एक आर्टिस्ट था, एक कवि था विलियम मॉरिस, इसने बनाई थी। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें उन दोनों की चित्र उनका दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं आराम से। तो ये बात है 19वीं सेंचुरी की। 19वीं सेंचुरी में ये सब चीजें हो रही थी।
अब यहाँ इन दोनों चीजों में एक कॉमन चीज है, ये जो दोनों प्रिंट है, ये दोनों जो कलाकृति हैं, इनमें एक चीज कॉमन है कि इन दोनों में एक ही कलर का यूज हुआ था, दैट इज रिच ब्लू कलर। रिच ब्लू कलर। अब ये जो रिच ब्लू कलर जो था, ये प्रोड्यूस किया जाता था इंडिगो से। समझ में आ गया आपको? और भी हम ये सीखेंगे इंडिगो को कैसे प्रोड्यूस किया जाता था, कैसे पौधा बनता था, कैसे उसको फाइनल प्रोडक्ट लिया जाता था, ये आगे की स्टेप में हम देखेंगे। फिलहाल आप अपने दिमाग में ये बात रखे रहिए कि इंडिगो एक नीले कलर का नीला कलर है जो कि फसल से प्रोड्यूस किया जाता है और उसका इस्तेमाल वेरियस एक्टिविटी में होता था। किस तरह से होता था वो मैंने आपको बताया। 19th सेंचुरी की बात मैं कर रहा था, उसी समय कलमकारी और ये विलियम मॉरिस की जो प्रिंटिंग थी, मॉरिस प्रिंटिंग, ये भी उसी समय डेवलप हुई थी। उस समय पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड, जो इंडिया था वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। मींस इंडिया सबसे बड़ी ज्यादा मात्रा में इंडिगो का एक्सपोर्ट करता था। यानी वेस्टर्न कल्चर के जितने भी आर्टिस्ट होते थे, उनको यदि इंडिगो की जरूरत पड़ती तो उसकी सप्लाई इंडिया से होती थी। इससे इंडिया के रेवेन्यू में भारी इजाफा होता था और इंडिया को अच्छा खासा पैसा उससे मिलता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में किस तरह से ये सारा सिस्टम तबाह हो गया, उसको हम आज थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग में क्लियरिटी उससे रिलेटेड आएगी। अब सबसे पहली बात ये कि भारतीय जो इंडिगो था उसी की डिमांड क्यों? क्या ऐसी कोई चीज नहीं थी जो अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल हो सके? तो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, व्हाई द डिमांड? भाई इंडियन जो इंडिगो है उसी की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों थी? क्या इसमें ऐसी खासी बात थी? तो सबसे पहली बात तो ये कि इंडिगो का जो प्रोडक्शन होता है वो ट्रॉपिक्स में ही हो सकता है। ट्रॉपिक्स तो आपको पता ही होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया। चलो दिखा देते हैं आपको एक बार। देखो ये 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपकी इक्वेटर और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच के एरिया में ही ये सारी ये इंडिगो है ये मुख्य रूप से उगता था। और इंडिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन या क्लाइमेटिक जो कंडीशन थी वो इसके फेवरेबल कंडीशन हुआ करती थी, इसलिए इंडिगो का प्रोडक्शन यहाँ एज कंपेयर टू अदर प्लेस ज्यादा होता था। तो इंडिगो का हब हुआ इंडिया, अच्छी बात है। इसके बाद इंडिगो का शुरू में इस्तेमाल होता था इटली। इटली आपको दिखा देते हैं तुरंत। मेडिटेरियन सी में ये बाउंड्री टच करता है इटली, ये इटली है आपका, ठीक है, ये इटली हो गया। और ये आसपास में आपका फ्रांस वगैरह, ये स्पेन, ये मेडिटेरियन सी हो गया। चलो इटली आप ध्यान में रखिएगा। इटली के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन, ये तो मैंने आपको कई बार आपको दिखाया था। ब्रिटेन, फ्रांस, क्यों? डाई करते थे ये इससे, किसको? क्लोथ्स को, जो कपड़े होते थे उन पे डाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसका? इंडिगो का। कहां कहां इस्तेमाल किया जाता था आपको पता लग गया। तो इसकी डिमांड ज्यादा थी, तो एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि यदि डिमांड किसी चीज की ज्यादा होगी, मींस सप्लाई कम हो रही है, तो प्राइस भी उसकी हाई होंगी। यदि डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा होगी। किसी चीज की डिमांड यदि कम होगी तो उसकी प्राइस भी लो होगी। आप इसको तो लोकल मार्केट से भी कोरिलेट कर सकते हैं। मार्केट में आप रोजमर्रा की चीजें देखो, यदि आप सिंपल
पोटैटो टमाटो का वो ले लीजिए, मार्केट में यदि पर्याप्त मात्रा से ज्यादा फ्लो हो गया, किसका, ऑनियन ले लो, पोटैटो ले लो, तो उनकी प्राइस लो हो जाती है। वहीं शॉर्टेज होगा तो डिमांड उनकी बढ़ जाएगी और होगा क्या, प्राइस उनकी ज्यादा होगी। तो इनकी प्राइस बहुत ही ज्यादा थी। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इंडिगो की प्राइस ज्यादा थी, वेरी हाई प्राइस। ये तो बहुत अच्छी बात है इंडिया वालों के लिए कि किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा मिल रही थी। और प्राइस हाई होने के कारण जो वेस्टर्न कल्चर या यूरोपियन आर्टिसंस या मैन्युफैक्चरर जो थे, क्लोथ मैन्युफैक्चरर, यूरोपियन जो थे, उन्होंने एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाला, दूसरा एक तरीका खोजा कि एक लोकल मेड उनका प्लांट था जिसको वोड बोलते थे, VOAD। ये कहाँ का हुआ, टेम्परेट जोन का। टेम्परेट आपको पता होना चाहिए, 23 to 66 नॉर्थ और 23 to 66 साउथ के बीच के जोन को हम टेम्परेट बोलते हैं। तो टेम्परेट जोन का ये पौधा था और इसका भी सेम ही काम था इंडिगो की तरह, डाई करना, कपड़ों में डाई के लिए जो प्रोड्यूस होता था वो इससे निकाला जाता था। लेकिन इसकी क्वालिटी इसके मुकाबले बहुत ही कम थी। इंडिगो से बहुत रिच ब्लू कलर जो था वो दिखता था और इसकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ा येलोइश और हल्का पड़ता था, इतना नीला कलर वो ही नहीं दे पाता था। तो वोड को जो उगाते थे, वोड बेसिकली उगता था आपके इटली, या आप ये पूरा ये बोलो कि जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के आसपास का जो रीजन है उसमें ये पूरा उगता था। तो जो इसके प्रोड्यूसर थे, इसके मैन्युफैक्चरर जो थे, उनका वहां की लोकल गवर्नमेंट पे ये प्रेशर होता था कि आप जो इंडियन इंडिगो है उसको बैन करें। वो यदि हमारे मार्केट में आता है तो हमारे इस सामान को कोई नहीं पूछता, तो इससे हमारे जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। तो आप क्या करें कि इंडियन जो इंडिगो है उसको यहाँ रेस्ट्रिक्ट करें। तो रिजल्ट क्या हुआ, इंडिगो रेस्ट्रिक्टेड, पूरी तरह से बैन कर दिया गया, इंडिगो नहीं लाया गया। इसके अलावा एक चीज, वोड जो था वो उगता था स्टेपीज, आपने पढ़ा है ना स्टेपीज, स्टेपीज, कंपास, पंपास, वेल्ड, ये सारी जो घास के मैदानों के नाम थे। ये एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, क्लास 7 में आपने पढ़ा था कहाँ कहाँ कौन कौन से मिलते हैं, किस जोन में कौन कौन सा मिलता है, पंपास कहाँ मिलता है, कंपास कहाँ मिलता है, स्टेपीज कहाँ है, वेल्ड कहाँ है, ये सारी चीजें एक बार आप उसको रिपीट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टेपीज जो कवर था हंगरी, यूरोप के आसपास का एरिया, वहां ये वोट ज्यादा उगता था। ये इंपॉर्टेंट मेरे को लगा इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। तो जब इसको बैन कर दिया गया तो वहां के जो लोग थे वो बड़े रिलैक्स महसूस हुए। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट उसका कम हो गया, किसका, इंडिगो का। तो वहां के लोगों को तो खुशी हुई क्योंकि उनका लोकल प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। इसी दौरान हुआ क्या कि ये जो वोड था, ये मैंने आपको बताया टेम्परेट जोन में ज्यादा होता था। इसके अलावा फ्रांस की कुछ कॉलोनी थी, फ्रांस ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, कहाँ, कैरेबियन सी में। कैरेबियन सी में एक इंपॉर्टेंट जगह है, उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, सेंट डोमिंगो। एक द्वीप हुआ, एक जगह हुई कैरेबियन सी में, वहां टेरिटरी किसकी थी, फ्रांस की। तो वहां ये इंडिगो की फसल होती थी। क्यों होती थी मैं आपको बताता हूं। देखो, ये रहा आपका कैरेबियन सी। अब यदि कैरेबियन सी को आप देख रहे होंगे तो ये पड़ता है आपके ट्रॉपिक जोन में। तो ट्रॉपिक जोन को मैंने आपको बताया था कि इंडिगो की फसल वहां हो सकती है, क्लाइमेटिकल कंडीशन उसके फेवर में होती है।
तो इस रीजन में जब फ्रांस की टेरिटरी थी, यहाँ फ्रांस का वो था, तो इन्होंने यहाँ से प्रोडक्शन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया से जो इंडिगो आता था वो महंगा पड़ता था। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई किनके लिए? यूरोपियन लोगों के लिए। इसके अलावा और भी जो कंट्री थी, जैसे आपके इंग्लैंड थे, उन्होंने जमैका में शुरू कर दिया। जमैका भी कहाँ है? वहीं आपके अटलांटिक ओशन में, कैरेबियन सी के आसपास। इसके अलावा स्पेन जो थे वो वेनेजुएला, वेनेजुएला बिल्कुल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे नॉर्थ मोस्ट कंट्री है वेनेजुएला। ब्राजील, बोलोविया, कोलंबिया, ये सब आपने मैप में देखे होंगे। तो वेनेजुएला में यहाँ उन्होंने शुरू कर दिया। तो यहाँ एक कंसेप्ट आया प्लांटेशन का। प्लांटेशन तो आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे टी प्लांटेशन होता था, शुगर केन का प्लांटेशन, तैबोको का प्लांटेशन। तो प्लांटेशन से खेती होने लगी। अब एक चीज होती है कि प्लांटेशन जो यहाँ करते थे, यहाँ काम कौन करता था? एक दिमाग में चीज आपको आनी चाहिए। वर्ड हिस्ट्री है तो कोरिलेट कर लेते हैं हम वर्ड हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री से। यहाँ जो काम करते थे, तो यहाँ दास कहाँ से आते थे? काम करने वाले लोग कहाँ से आते थे? अफ्रीका से। अफ्रीका से दासों का व्यापार होता था, मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ अलग अलग जो कंट्री थी उनकी कॉलोनी थी, छोटे छोटे कंट्री थे लेकिन उनकी कॉलोनी थी यहाँ। तो यहाँ से दास लेके आते थे, यहाँ काम करते थे वो। तो आज भी यहाँ की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो यहीं के लोग सारे हैं जो यहाँ काम करते थे। कुछ इंडियंस को भी यहाँ ले जाया गया था, तो इंडियंस भी आज यहाँ रहते हैं। आपके जो वेस्ट इंडीज हैं, ये सारे कंट्री मिलकर बोले जाते हैं वेस्ट इंडीज। फिर कभी समय होगा तो आपको मैप में बताएंगे पूरा। तो प्लांटेशन का दौर चला, अच्छी बात हो गई। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि दास यहाँ जाकर काम करते थे, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। जब आप एक चीज पढ़ेंगे ना, जब आपको आगे कोरिलेट करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी फिर ये चीज। अब एक थोड़ा सा चेंज आता है, यही ड्रास्टिकल चेंज होता है। क्या? कि ब्रिटेन जो है वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगा तो वहां सारे जो काम धंधे हैं, उद्योग धंधे हैं, वो बढ़ेंगे। तो बढ़ने से हुआ क्या कि क्लॉथ मार्केट भी वहां बढ़ा, सूती वस्त्र उद्योग खूब बढ़ा, वहां कॉटन उद्योग खूब बढ़ा। तो जरूरत किसकी पड़ेगी? डाई करने की। और डाई की जरूरत किससे पूरी होगी? या तो इंडिगो या फिर आपका दूसरा, मैंने आपको क्या बताया था, वुड। इससे इसकी जो क्वालिटी इससे कम है। दूसरी बात, इतने बड़े लेवल, इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हुआ कि इससे पूर्ति नहीं हुई। हालांकि कुछ गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था, आपको मैंने बताया, लेकिन फिर से इसके बैन को रीओपन करना पड़ा। रीओपन किया, रीओपन से फिर से सप्लाई चालू हो गई। इसके अलावा एक चीज मैंने आपको बताई थी, कैरिबियन रीजन में फ्रांस हो या फिर वेनेजुएला में आपका स्पेन हो, जमैका में आपका ब्रिटेन हो, इन्होंने इंडिगो की उगाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां का प्रोडक्शन बिल्कुल फॉल डाउन हो गया। फॉल डाउन रिजल्ट क्या हुआ? वेरियस रीजन। अभी जब मैंने आपको बताया था कि क्यों मैंने आपको वो सारी स्लैब्स वगैरह की कहानी बताई, वो इसलिए क्योंकि इस रीजन में स्लैब जो थे, जो दास होते थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, क्रांति आ गई। और जो प्लांटर होते थे वहां, ये अंग्रेज अधिकारी होते थे, इनको कईयों को वहां मार दिया गया और जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम हो गया। ये बात है 1783 टू 1789। इसके अलावा एक चीज और, यही वह समय था जब अमेरिका को क्या मिला था, ज्यादातर रिवोल्ट यहां चल रही थी। तो इस समय अमेरिका जब कॉलोनी था, किसका? ये पूरा एरिया कॉलोनी था अमेरिका, इसका स्पेन का और यूके का। तो यहां से प्रोडक्शन भी कम हो गया क्योंकि ये भी स्वतंत्रता की दौड़ में शामिल हो चुके थे और कुछ स्वतंत्र भी हो चुके थे। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री को ऐसे जोड़ा जाता है चीजों से ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो 1783 1789 में ये सब चीजें होने से दोबारा से किस पे फोकस आ गया? इंडिगो पर। देखो इंडिगो को किस एक
वे में उसको बैन किया गया, फिर दोबारा से रेगुलाइज हो रही हैं। ये सब चीज़ें अपने आप ही होती चली जा रही हैं। चलो ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे जब ब्रिटेन का पूरा फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हुआ। बात कब की हो रही है? 17 सेंचुरी की, 18 सेंचुरी की, 18 सेंचुरी की। तो पूरा ध्यान ब्रिटेन का किधर होगा? ब्रिटेन ब्रिटेन किसकी तरफ देखेगा? इंडिया की तरफ। ब्रिटेन पूरा फोकस किधर कर दिया? इंडिया की तरफ, कि चलो ठीक है अब तो इंडिया अपना कॉलोनी है और इंडिगो भी अच्छी खासी मात्रा में प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है और सारी कंडीशन अच्छी है वहाँ, तो फिर वहीं फोकस करते हैं। रेवेन्यू भी जनरेट होगा और अपना व्यापार भी बढ़ेगा, प्लस में हमारे देश की जो इंडस्ट्री है उनको भी फायदा होगा। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो फिर होता क्या है, इनका ध्यान इधर चल पड़ता। ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सब चीजें हो रही थी 1789 1783 में, इसका इम्पैक्ट देखने को मिला इंडिया में। क्या? यहां से इंडिगो का प्रोडक्शन जो है वो ड्रास्टिकली बहुत ही इस तरीके से बढ़ा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसमें देखने को मिली लास्ट डिकेड में। कौन से लास्ट डिकेड में? 18 सेंचुरी के लास्ट डिकेड में। 18 सेंचुरी के लास्ट डिकेड में जो बंगाल था, या बंगाल प्रोविंस जो था, बंगाल के आसपास की रीजन में इंडिगो की खेती बहुत ज्यादा की जाने लगी। कितना होने लगा कि आंकड़ा था उस समय का कि 1785 के आसपास सिर्फ 30% 30 से 40% जो इंडिगो था वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था और ब्रिटेन के हिसाब से देखें तो इंपोर्ट किया जाता था। तो ब्रिटेन में ये क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था इंडिया से, और ब्रिटेन में क्या किया जाता था? आयात किया जाता था। तो ये 1810 तक हो गया लगभग 90 से 95%। यानी ब्रिटेन में जितनी भी इंडिगो की जरूरत होती थी वो ब्रिटेन से होती थी। ब्रिटेन में जितनी भी इंडिगो की जरूरत होती थी वो सारी पूर्ति कहां से होती थी? बंगाल से। उसमें से 90 से 90% भाग वहीं से आता था। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी किसके लिए? इंडिया के लिए। लेकिन देखो किस तरह से ये नेगेटिव चीजें हो जाती हैं, ये हम देख लेते हैं। इसका प्रभाव हुआ क्या कि जैसे ये डिमांड बढ़ी तो यहाँ ज्यादा प्रॉफिट उनको नजर आने लगा। वही बात होगी ना, किसी चीज की डिमांड यदि आप बढ़ाओगे तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, महंगी ज्यादा बिकेगी। तो ब्रिटेन के जो बड़े बड़े अधिकारी थे जो यहाँ सर्विस दे रहे थे, कोई सिविल सर्विस में था, कोई पुलिस में था, कोई कहीं था, वो सारों ने, उनमें से कईयों ने क्या कर दी? नौकरी छोड़ दी। उन्होंने लेफ्ट द सर्विसेज और जॉब छोड़ दी। इसके अलावा स्कॉटलैंड और आपके ब्रिटेन और आयरलैंड से कुछ लोग यहां आकर प्लांटर बन गए। यहां आकर क्या बन गए? प्लांटर क्या करते थे? लुक आफ्टर द इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो के जो प्लांटेशन होते थे बड़े बड़े, उनका क्या करते थे? वो उनकी देखरेख करते थे और वहां से प्रॉफिट अच्छा खासा उनको प्रॉफिट का अच्छा खासा जनरेशन हो जाता था। तो उनको यहाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अच्छा पैसा उनको यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भी इंसेंटिवाइज किया। उन्होंने प्रोविजंस किए लोन के कि कोई ब्रिटिशर्स यदि यहाँ आकर इंडिगो प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्लांटेशन से रिलेटेड एक्टिविटी करेगा तो उनको हम लोन प्रोवाइड करेंगे, और वो भी आसान किस्तों पर और आसान शर्तों पर और बहुत ही सस्ती दरों पर। लेकिन ध्यान रखिए ये फैसिलिटी सिर्फ किन के लिए थी? अंग्रेज लोगों के लिए जो स्कॉटलैंड से आते थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा स्कॉटलैंड और ये सब क्या है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कई बार मैंने बताई है आपको। यहाँ 3 प्रोविंस होते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड। 3 चीजें आपको सुना होगा आपने। तो ये ऊपर का जो प्रोविंस है इसको बोलता है स्कॉटलैंड, और ये आपका इंग्लैंड और ये आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड, इन दोनों को मिला दो तो ये हो गया आपका
ग्रेट ब्रिटेन। एक टर्म आपने सुनी होगी यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन तीनों को मिलाते हैं तब वो बनता है आपका यूनाइटेड किंगडम। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए हो गई। चलो यहां हमने लोन तक का देख लिया। अब सिस्टम पे आते हैं कि इंडिगो जो थी उसका कल्टीवेशन कैसे होता था। हाउ वॉज इंडिगो कल्टीवेटेड। कल्टीवेशन का वही अब हम प्रोविजंस पे आएंगे, जैसे हमने रैयतवाड़ी और ये सब पढ़ा है वैसे ही इंडिगो कल्टीवेशन के दो मेथड थे। एक निज कल्टीवेशन, एक आपका रयोत, रैयत बोलो या रयोती, ये कल्टीवेशन। दो कल्टीवेशन, दो प्रकार के वहां क्या होते थे, सिस्टम थे। कल्टीवेशन के जो सिस्टम थे वो दो प्रकार के थे। तो जैसा कि नाम से लग रहा है निज, निज मतलब निजी, खुद की। इसमें होता क्या था, जो किसान होता था उसके पास खुद की जमीन होती थी और वो खुद ही उगाता था। निज से ऐसा ही लग रहा है ना, और ऐसा ही था। रैयत में सारा सिस्टम वही है। पहले हम निज पे फोकस करते हैं। निज में फोकस करने से पहले आप एक चीज समझिए कि निज का मतलब ये हो गया कि जो कल्टीवेटर होगा वो खुद ही प्लांटर होगा, खुद ही सारी चीजें उसको सुपरवाइज करेगा, खुद ही प्रोडक्शन करेगा। तो जो इसके पास लैंड होगी वो कहां से आएगी, वो या तो उसने खरीद ली होगी या फिर हायर की होगी। किससे, जमींदार से। सिस्टम तो वही चल रहा है ना। कौन सा, यहां परमानेंट सेटलमेंट चल रहा है, क्योंकि हम कहां की बात कर रहे हैं, प्रोविंस कौन सा है, बंगाल। और बंगाल में कॉर्नवालिस ने कौन सा वो किया था, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के तहत क्या होता था, जमींदारों को जमीन दे दी जाती थी और जमींदार वहां से फिक्स कुछ हिस्सा फिक्स कर देते थे कि इतना हम आपसे वो लेंगे, 1/10 भाग या कुछ भी, उतना वो अंग्रेज को देते थे। बाकी जमींदार खुद अपना रखते थे और किसान कुछ रखते थे। तो यहाँ क्या होता था, कल्टीवेटर जो था वो यहाँ से, इनसे या तो खरीद लेता था जमींदारों से या फिर इनसे रेंट पे ले लेता था। लेकिन जो खेती करता था वो पूरी तरह से खुद करता था, इसलिए उसको बोला गया निज कल्टीवेशन। और ये जो निज खेती करता था जो कल्टीवेटर, वो क्या करता था, लेबर जो थी उसको हायर करता था, ज्यादा से ज्यादा लेबर को हायर कर कर खुद ही प्रोड्यूस करता था इंडिगो को। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा निज कल्टीवेशन का मेथड। अब प्रॉब्लम क्या हुई इसमें, इसकी प्रॉब्लम्स देखो। पहले आपको डिफाइन करने को बोला जा सकता है निज कल्टीवेशन। तो निज कल्टीवेशन इज ए सिस्टम इन विच द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। सिंपल ये है। और आप इसमें बोल सकते हो कि जो इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था उसके लिए वो एम्प्लॉय या जो मजदूर लोग होते थे, लेबरर्स, उनको हायर करता था। अब प्रॉब्लम क्या हुई इसमें, प्रॉब्लम इसमें ये हुई कि इंडिगो जो था वो सिर्फ पैदा किया जा सकता था फर्टाइल लैंड पर। फर्टाइल लैंड बहुत जरूरी थी। ऐसा नहीं है इंडिगो हर जगह आप उगा देंगे, बहुत ही फर्टाइल लैंड उसके लिए आपको चाहिए। आप जरा एक चीज बताइए, फर्टाइल लैंड जो है वो कहाँ होगी, जहां ज्यादा सेटलमेंट होगा लोगों का, जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी। तो फर्टाइल लैंड कहाँ मिलेगी आपको, सेटलमेंट एरिया में, जहां ज्यादा लोग रहते हैं। क्यों, क्योंकि फर्टाइल लैंड के पास ही तो सबसे पहले लोग जाके बसेंगे, जहां सब चीजें अच्छी मात्रा में होंगी, अच्छी जमीन होगी, पानी अच्छा होगा, यातायात के साधन अच्छे होंगे, तो वहां लोग ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो और पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां काम क्या होगा, खाने के लिए भी तो चाहिए। तो वहां ज्यादा खेती किसकी होती थी, वीट और राइस की। अब जरा एक चीज बताइए कि यदि एकदम से किसी सिस्टम को चेंज करना पड़े, जहां वीट और राइस सदियों से उगाए जा रहे हैं, लोग खाने के लिए वहां उगाते हैं, और एक इसकी समस्या है
इंडिगो की फर्टाइल जमीन ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं बंजर भूमि पड़ी है वहां जाके आप उगा लो। तो इससे कन्फ्लिक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको लैंड चाहिएगी और लैंड बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि फर्टाइल लैंड तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होगी। तो ये रिजल्ट होगा कन्फ्लिक्ट का। कन्फ्लिक्ट वहां देखने को मिलेगा किन से? एक तो जो खेती करना चाहेंगे, दूसरा जो अपनी खेती छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये कन्फ्लिक्ट और टेंशन का कारण बना। प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ना। दूसरा, चौथा, लेबर की सबसे बड़ी समस्या होगी। लेबर की समस्या क्या होगी कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी सी जो एक्टिविटीज हैं, कौन सी, वीट, राइस और अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, उनमें लगे हुए हैं। तो फिर भला जो इंडिगो कल्टीवेशन है उसमें जो लेबर की पूर्ति है वो कहाँ से होगी? तो ऐसी कंडीशन में यदि आप लेबर लेके आएंगे तो उनको ज्यादा कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो नुकसान किसका होगा? कल्टीवेटर का। तो ये भी एक समस्या हो गई। इसके अलावा इसको कल्टीवेट करने के लिए लार्ज स्केल पे क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट चाहिए। लार्ज स्केल इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट। कैसे इक्विपमेंट? कौन से? जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है। जैसे एग्जांपल आपका प्लो चाहिए वहां, इसके अलावा बुलक चाहिए। तो ये सारी चीजें, और भी इनके साथ आप भी चीजें ऐड कर सकते हैं, वो सब चीजें चाहिए। क्योंकि एक बीघा खेत, आप बीघा के चक्कर छोड़ो कि मानो ये जमीन का टुकड़ा है, यहां सिंपल राइस और वीट उगाएंगे, तो इसकी तुलना में यदि आप वहां इंडिगो उगाएं तो ज्यादा मात्रा में आपको ये सारे उपकरण चाहिए। अब इसी क्रम में जब आपको दे रखा है तो बीघा सीख लेते हैं। बीघा, बीघा क्या होती है? एक मेजरमेंट की यूनिट है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लैंड। यूनिट हो गई मेजरमेंट की। होता क्या है इसमें? जो 1 एकड़ है उसका लगभग 2/3 भाग नहीं, 1/3 भाग, 1/3 भाग इक्वल टू 1 बीघा। तो ये दे रखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। हमारा कंसर्न बीघा सीखना नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि इश्यू क्या थे। तो इश्यू थे लार्ज स्केल पर रिक्वायरमेंट। यदि यहां एक, जैसे मानो ये कोई यूनिट है, इसमें 1 हल की जरूरत पड़ रही है, तो सेम एरिया में यदि आप इंडिगो उगाएंगे तो डबल आपको चाहिए, तो लागत ज्यादा आएगी। एट द सेम टाइम ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये क्योंकि आप इंडिगो के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बाकी ज्यादातर लोग वीट और राइस प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो सारे वहां अंगेज हैं। तो फिर प्रॉब्लम तो होगी, इक्विपमेंट्स की भी सारी चीजें, ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन सब सारी परेशानियों के चलते जो निज कल्टीवेटर थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनके अंडर में यदि 100 यूनिट जमीन है तो वो इसके सिर्फ 25% भाग पर ही इंडिगो उगाएंगे। क्यों उगाएंगे? उसके कारण ये सारे हैं। भाई लैंड एक तो अवेलेबल नहीं है, फर्टाइल जमीन यदि होगी तो लेबर की प्रॉब्लम होगी, लेबर यदि अवेलेबल है तो आपके पास उपकरण वगैरह नहीं है। तो ये सारी समस्याओं के चलते उन्होंने क्या किया, सिर्फ जो उनके पास 100 यूनिट है यानी पूरा हिस्से में से सिर्फ 1/4 भाग पर ही उन्होंने इंडिगो को प्रोड्यूस करने की सोची। तो फिर दूसरा सिस्टम कौन सा आया? रायोथी। निज कल्टीवेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने निज कल्टीवेशन की कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताई, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। इस सिस्टम में क्या होता था कि जो प्लांटर होते थे, प्लांटर कौन? वही सारे जो सब नौकरी पेशा वगैरह छोड़ के आ गए, लोन लेके खड़े हो गए यहाँ क्या करने? इंडिगो की खेती करने के लिए। तो प्लांटर डायरेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, एक एग्रीमेंट साइन करते थे। किन से? रैयत से। रैयत से वो क्या कर लेते थे? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे
या तो रैयत से कर लेते थे या फिर जैसे विलेज हेडमैन है, किसी गांव का प्रधान है, उससे कर लेते थे। ये गांव का प्रधान किन की तरफ से साइन करता था? उसके गांव के जितने भी किसान होते थे उनके हिसाब से वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू में इतना लुभावना और इतना अच्छा लगा लोगों को कि लोग बहुत अच्छे खासे तरीके से इनमें वो कर लेते थे, साइन कर लेते थे एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के प्रोविजन क्या होते थे? इसमें एडवांस में लोन दिया जाता था, बहुत अच्छी बात। सीड्स प्रोवाइड करवाए जाते थे, और भी अच्छी बात। ड्रिल और अलग जो चीजें रिक्वायरमेंट थी वो कई चीजें प्लांटर्स के द्वारा कल्टीवेटर्स को दी जाती थी। ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। इसीलिए सारे कल्टीवेटर इन सारे प्रलोभन के चलते ये साइन कर लेते थे। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या हुई? ये जो लोन वगैरह दिया जाता था इसकी लिमिटेशन थी 25% भाग, यानी ये तभी लोन देते थे। लोन हालांकि सस्ती दरों पर देते थे, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती थी कि जैसे मानो 100 यूनिट किसी किसान के पास है तो वो 25% एरिया पर क्या उगाएगा? इंडिगो। तो ये एक लिमिटेशन थी। इसके अलावा एग्रीमेंट में जो होता था वो जो दर थी, रेट जो थी वो लो होती थी। लो रेट पर ये क्या करते थे? इसको स्टोर करते थे, प्रोक्योर करते थे, और फिर अच्छा खासा पैसा ये प्लांटर्स कमाते थे। प्लांटर्स सस्ती दरों पर लोन देते थे, सीड्स देते थे, ड्रिल मशीन देते थे, इतना काम करते थे। लेकिन कल्टीवेटर क्या क्या करते थे? कल्टीवेटर का काम हो गया सॉइल को तैयार करो, खेत बनाओ अच्छा, उसको जोत के अच्छा करो, फिर उसको उगाओ, फसल लगाओ, सीड लगाओ और उसकी देखभाल करो, और फाइनल फिर क्या करो? उसको हार्वेस्ट करो। जब हार्वेस्टिंग हो जाती थी, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग द प्रोड्यूस विल बी हैंडेड ओवर टू प्लांटर्स। सारे प्लांटर्स को दे दिया जाता था, सस्ती दरों पर दिया जाता था। लेकिन इसी समय क्या एक चक्कर होता था, जब ये प्लांटर इस फसल को अपने हाथ में लेता था तो एक समस्या आ जाती थी। उसी समय ये इनको कैश प्रोवाइड कर देते थे। किस लिए? आगे के एग्रीमेंट के लिए। तो ये देखने में शुरू में इन लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इससे इसके जो दुष्परिणाम थे वो लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये जो एक विशियस साइकिल है कि आप कमाओ, प्रोड्यूस करो, यहां कैश ले लो, फिर इसमें लग जाओ, फिर प्रोड्यूस करो, फिर कमाओ, फिर प्रोड्यूस करो, तो ये एक जो साइकिल है उसमें फंस कर रह जाते हैं। इसके अलावा और कोई एक्टिविटी वो कर ही नहीं पाते हैं। और एक समस्या ये आई कि सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो गई। किससे? क्योंकि इंडिगो यदि एक बार किसी भूमि, किसी लैंड पर उगा दिया जाता है तो उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। तो ये भी एक कंसेप्ट सामने आ गया कि एक बार आपने इंडिगो उगा लिया तो दोबारा उस पर वीट और राइस उस पैमाने पर नहीं उगाए जा सकते या नहीं प्रोड्यूस किए जा सकते जिस पैमाने पर पहले उगाए जाते थे। कारण क्या था? इंडिगो की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ होती हैं, वो बहुत गहरी होती हैं, अंदर तक जाती हैं, और जो जितने न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनको वो सोख लेते हैं, तो अगली फसल के लिए वहां की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। तो ये भी कुछ दुष्परिणाम थे जो उनके सामने, प्लांटर्स के सामने रैयत सिस्टम में आया। तो रैयत सिस्टम मैंने आपको बताया, समस्या मैंने आपको बताई, तो ये सारा सिस्टम था निज और इसका। तो आज हमने इंडिगो के बारे में काफी कुछ सीखा, और भी अभी कुछ बचा है, इसमें हम कल सीखेंगे हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड, इंडिगो को कैसे बनाया जाता है, और भी कुछ इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक आप इसको देखिए और इससे रिलेटेड अपने नोट्स बनाइए, मैप वर्क पे बराबर फोकस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।